आज की वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम कौन से ड्रग के बारे में बात करने वाले हैं। आप में से जो लोग आईसीयू में काम करते हैं या फिर जो लोग ओटी में काम करते हैं या खासकर न्यूरोसर्जरी ओटी में काम करते हैं, उन्होंने ये ड्रग पहले यूज़ किया ही होगा। लेकिन आज के वीडियो में आपको ये ड्रग के बारे में बहुत सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। आज हम देखने वाले हैं कि ये जो ड्रग है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसके यूजेस क्या है, इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, इसका एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है, और आखिरी में हम देखने वाले हैं कि ये जो ड्रग है इसके डोजेस क्या है। मतलब अलग अलग कंडीशन में ये जो ड्रग है ये कौन से डोजेस में दिया जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसे आप पहले ही लाइक कर दीजिए और आखिर तक ज़रूर इस वीडियो को आप देखिए। और ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्ते दोस्तों, फंडा मेडिकल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर सौरभ और चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ये जो ड्रग है ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक के कैटेगरी में आता है। अब हम देखेंगे कि ये जो ड्रग है इसकी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो इसे ऑस्मोटिक डायूरेटिक बनाती है। तो इसकी सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि दिस ड्रग इज़ फार्मेकोलॉजिकली इनर्ट। मतलब ये जो ड्रग है इसका खुद का फार्मेकोलॉजिकल एक्शन कुछ भी नहीं होता है, जैसे कोई रिसेप्टर्स पे एक्ट करना, इस टाइप का कोई भी एक्शन ये जो ड्रग है उसका नहीं होता है। दूसरा ये है कि ये जो ड्रग है इट इज़ मिनिमली मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी। मतलब ये जो ड्रग है इसका बॉडी में कुछ भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता है और ये जो ड्रग है ये ऐसे के ऐसे ही एक्सक्रीट हो जाता है। तीसरी इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इट इज़ फ्रीली फिल्टर्ड एट द ग्लोमेरुलस। मतलब नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस है वहाँ से ये जो ड्रग है ये पूरे के पूरा फिल्टर हो जाता है और इसके कारण ये जो ड्रग है वो ऑस्मोटिक डायूरेटिक करके अच्छे से काम करता है। चौथा इसका प्रॉपर्टी ये है कि इट हैज़ नो सिग्निफिकेंट रीएब्सॉर्प्शन एट द रीनल ट्यूब्यूल्स। मतलब एक बार ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन होने के बाद ये ड्रग जब रीनल ट्यूब्यूल्स में पहुंच जाता है तो वहाँ से इसका रीएब्सॉर्प्शन नहीं होता है और ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो ये ड्रग को ऑस्मोटिक डायूरेटिक बनाने में हेल्प करती है। अब हम देखेंगे कि ये जो ड्रग है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो इसका मेन मैकेनिज्म ऐसा है कि इट ड्रॉज वाटर फ्रॉम द टिश्यूज बाय ऑस्मोटिक एक्शन। तो इसका मीनिंग क्या है? फॉर एग्जांपल समझिए कि ये जो है ये एक ब्लड वेसल है या फिर समझिए कि ये एक रीनल ट्यूब्यूल है। जब भी ये जो ड्रग है ये इसके कैविटी में जमा हो जाता है तो यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर जब बढ़ जाता है तो क्या होता है कि आजू बाजू की जो टिश्यूज़ है वहाँ से जो है वाटर अंदर इस कैविटी में जमा हो जाता है। तो यही है ये ड्रग का मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दैट इट ड्रॉज वाटर फ्रॉम द टिश्यूज़ बाय ऑस्मोटिक एक्शन। तो अब हम देखेंगे कि ये जो ड्रग है इसका रीनल ट्यूब्यूल्स में एक्शन कहाँ कहाँ होता है। तो पहला जो इसका एक्शन है वो होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। तो दोस्तों, अब ये जो है एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है और ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था कि किस प्रकार ऑस्मोटिक एक्शन से ये जो ड्रग है ये वाटर को अंदर खींचता है, तो वही जो एक्शन है ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑस्मोलैलिटी है, मतलब जब भी ये जो ड्रग है ये ग्लोमेरुलस से फिल्टर होने के बाद जब यहाँ पे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे आएगा तो जो ट्यूबुलर फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलैलिटी जो है वो बढ़ जाती है और उसके बाद फिर जो वाटर है जो नॉर्मली बाहर चले जाता है वो बाहर नहीं जाता है और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ही रुक जाता है और फिर ये जो एक्स्ट्रा वाटर है ये अल्टीमेटली आगे जाके वहाँ से एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये है इसका पहला एक्शन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। लेकिन दोस्तों, ये जो है इसका मेन एक्शन नहीं है और इसका जो मेन एक्शन है वो होता है लूप ऑफ हेनले पे। तो वो कैसे, वो अभी हम देखते हैं। तो दोस्तों, लूप ऑफ हेनले में क्या होता है ये हम अभी समझेंगे।
तो हमने पहले ही देखा था कि ये जो ड्रग है ये ऑस्मोटिक एक्शन से वाटर को अंदर खींचता है। तो जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वाटर कैसे जमा हो जाता है, उसी प्रकार जो ब्लड वेसल्स है उसमें भी जो है वाटर जमा हो जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि इट इंक्रीजेज द ऑस्मोलैलिटी ऑफ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का ऑस्मोलैलिटी अगर इंक्रीज हो गया तो प्लाज्मा का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, और उसके कारण क्या होगा, प्लाज्मा का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो रीनल ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाएगा। तो अभी ये जो रीनल ब्लड फ्लो है ये अल्टीमेटली ग्लोमेरुलस में जाता है। तो यहाँ से अगर ब्लड फ्लो बढ़ गया तो फिर अल्टीमेटली इफरेंट आर्टेरियोल से ये यहाँ से मेडुलरी कैविटी में आता है। तो दोस्तों ये जो मेडुलरी कैविटी है वो क्या है, तो अगर हमने क्रॉस सेक्शन, अगर हमने किडनी का अगर सेक्शन देखा तो ये जो जगह है इसे कहते हैं मेडुला। और इसकी खासियत ये है कि ये जो लूप ऑफ हेनले है ये मेडुला में रहता है। और अगर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि ये जो मेडुला है उस पर टोनिसिटी जो है, जैसे हम नीचे नीचे जाते हैं वहाँ पे एक टोनिसिटी का एक ग्रेडियंट बन जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रीनल ब्लड फ्लो बढ़ रहा है तो इसके कारण क्या होता है कि मेडुलरी टोनिसिटी जो है वो कम हो जाती है, और उसके कारण फिर अल्टीमेटली जो वाटर एब्सॉर्प्शन यहाँ पे होने वाला है वो नहीं होता है, और ये जो वाटर है ये फिर लूप ऑफ हेनले से अल्टीमेटली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से आगे एक्सक्रीट हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो लूप ऑफ हेनले है ये ड्रग का मेन साइट ऑफ एक्शन। तो दोस्तों अब इसका नेट इफेक्ट क्या होता है? इसका नेट इफेक्ट ऐसा है कि इट इंक्रीजेस द यूरिन वॉल्यूम, मतलब जो पेशेंट है उसको ज़्यादा क्वांटिटी में यूरिन होती है, और एक्सक्रीशन ऑफ ऑल द केटायंस एंड आनायंस इज इंक्रीज, मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बायोकार्बोनेट, फॉस्फोरस, ये जो जितने भी टाइप के आनायंस या फिर केटायंस हमारे बॉडी में है ये सब का एक्सक्रीशन भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि ये जो ड्रग है इसके इम्पोर्टेंट यूजेस क्या है। तो इसका जो मेन यूज़ है वो है कि टू रिड्यूस द इंट्राक्रैनियल प्रेशर, मतलब हेड इंजरी, ट्यूमर, या फिर कभी कभी जब क्रैनियोटोमी की जो सर्जरी होती है वो टाइम पे जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो कम करने के लिए भी ये ड्रग का यूज़ होता है। टू रिड्यूस द हाई इंट्राओक्यूलर प्रेशर इन एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा और सर्जरी, तो इसी प्रकार जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है उसे कम करने के लिए भी ये ड्रग का यूज़ होता है। तीसरा इसका जो यूज़ है वो है कि इन इम्पेंडिंग एक्यूट रीनल फेल्यूर, मतलब अभी एक्यूट रीनल फेल्यूर हुआ नहीं है लेकिन वो होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, जैसे इन शॉक या फिर इन कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी या फिर हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को एक्यूट रीनल फेल्यूर से बचाने के लिए भी मैनिटोल का यूज़ होता है। चौथा इसका जो यूज़ है वो है इन डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, मतलब जब भी हम डायलिसिस करते हैं तो क्या होता है कि यूरिया या इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो जब हम निकालते हैं तो जो प्लाज्मा है उसकी ऑस्मोलैलिटी कम हो जाती है, और उसके कारण एक प्रॉब्लम होता है जिसे कैसे कहते हैं डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, और ये हमने अगर मैनेज नहीं किया तो पेशेंट को सेरेब्रल इडिमा भी हो सकता है। तो ये जो सिंड्रोम है इसे मैनेज करने के लिए भी मैनिटोल का उपयोग किया जाता है। और आखिरी इसका यूज़ है कि कुछ जो पॉइजनिंग्स है जैसे बार्बिचूरेट पॉइजनिंग, ये जो बार्बिचूरेट्स है उनको यूरिन से एक्सक्रीट करवाने के लिए भी मैनिटोल का यूज़ होता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि ये जो ड्रग है इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या है। तो सबसे पहला जो इसका एडवर्स इफेक्ट है वो है पल्मोनरी एडिमा। जैसे हमने देखा था कि ये जो ड्रग है ये प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ाता है, तो प्लाज्मा वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो इससे अल्टीमेटली पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। खासकर ऐसे जो पेशेंट्स हैं जिनकी कार्डियक रिजर्व जो है वो कम है उनके लिए ये जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरा इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, क्योंकि ये जो ड्रग है ये हाइपरटोनिक है, इसलिए अगर हमने ये जो ड्रग है ये पेरिफेरल लाइन से प्रॉपरली नहीं दिया, वो अगर एक्स्ट्रा वजेट हो गया तो वहाँ पे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है। तीसरा इसका जो साइड इफेक्ट है वो है हेडेक, नौशिया, पॉलीडिप्सिया या चेस्ट पेन। ये टाइप के जो प्रॉब्लम्स है वो भी पेशेंट हमें कंप्लेंट करते हैं।
चौथा इसका जो इम्पोर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है वो है सेलुलर डिहाइड्रेशन। ये जो ड्रग है ये आजू बाजू की जो टिश्यूज़ है, आजू बाजू के जो सेल्स है वहाँ से पानी अंदर खींच लेता है और इसके कारण जो सेल्स है फिर वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं। और आखिरी जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो है कि हाइपर सेंसिटिविटी। कुछ जो पेशेंट्स है जो सेंसिटिव है उनमें एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकती है। अभी हम देखते हैं कि ये जो ड्रग है इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है। तो सबसे पहला जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो है पल्मोनरी एडिमा। अगर पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा है तो वहाँ पे ये जो ड्रग है ये देना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पेशेंट का जो पल्मोनरी एडिमा है वो और बढ़ जाएगा। दूसरा इसका जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो है कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर। इसका रीज़न भी वही है क्योंकि ये जो ड्रग है ये अल्टीमेटली प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ाता है, तो हार्ट पे प्रेशर आता है और कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर के जो पेशेंट्स है वो फिर पल्मोनरी एडिमा में जा सकते हैं। तीसरा इसका जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो है एस्टेब्लिश्ड एक्यूट रीनल फेल्यूर। ऐसे जो पेशेंट्स है इनमें हम ये जो ड्रग है वो नहीं दे सकते, क्योंकि एक्यूट रीनल फेल्यूर के कारण ये जो ड्रग है फिर एक्सक्रीट नहीं होगा और अगर ये प्लाज्मा में ही बना रहेगा तो प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ते जाएगा और पेशेंट फिर पल्मोनरी एडिमा में जा सकता है। इसलिए अगर एक्यूट रीनल फेल्यूर हो गया है, पेशेंट को यूरिन आउटपुट नहीं है, तो वहाँ पे ये जो ड्रग है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। फिर इसका जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो है एक्यूट इंट्राक्रैनियल ब्लीड। मतलब एक्यूटली अगर ब्रेन में ब्लीडिंग शुरू है तो वहाँ पे ये जो ड्रग है हम नहीं दे सकते, क्योंकि जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है वहाँ से ये जो ड्रग है ये बाहर निकल के ब्रेन की टिश्यू में जमा हो जाएगा और वहाँ पे फिर जो है एडिमा और ज़्यादा बढ़ सकता है। और पांचवा इसका जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो है सीवियर डिहाइड्रेशन। ऐसे जो पेशेंट्स हैं जिनमें डिहाइड्रेशन है उनमें हमें पहले डिहाइड्रेशन करेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही ये जो ड्रग है हम उसे दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो ड्रग है ये कैसे मार्केट में अवेलेबल रहता है। तो ये जो ड्रग है ये 10% और 20% सॉल्यूशन में कॉमनली मार्केट में अवेलेबल है। ये जो ड्रग है ये 100 ml, 350 ml या 500 ml की बोतल में मिलता है। ये जो है ये एक एग्जांपल है 100 ml बोतल का और ये जो है ये एक एग्जांपल है 500 ml बोतल का। जो 10% का सॉल्यूशन है उसके 100 ml में 10 ग्राम मॉनिटॉल रहता है और जो 20% का सॉल्यूशन है उसके 100 ml में 20 ग्राम मॉनिटॉल रहता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि ये जो ड्रग है इसका डोज क्या है और अलग अलग जो कंडीशंस है उसमें क्या डोज में ये जो ड्रग है वो दिया जाता है। तो सबसे पहले रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर या फिर रेज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, वहाँ पे जब हम ये जो ड्रग यूज़ करते हैं तो इसका जो डोज है वो ऐसा है कि 0.25 to 1 ग्राम पर kg ऑफ 20% सॉल्यूशन गिवन ओवर 1 आवर। मतलब इतना जो डोज है एक 20% सॉल्यूशन का हमें पेशेंट को 1 घंटे में देना है और ये जो डोज है ये हम एवरी 6 आवर्स रिपीट कर सकते हैं। फिर जब इम्पेंडिंग रीनल फेलियर में ये ड्रग यूज़ होता है तो इसका जो डोज है वो ऐसा है कि 500 to 1000 ml of 10 to 20% मैनिटॉल गिवन ओवर 24 आवर्स। मतलब आइदर 10 और फिर 20% मैनिटॉल 500 ml या 1000 ml हमें 24 आवर्स में पेशेंट को देना है। तो इस प्रकार ये जो ड्रग है इसका ये डोज है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको इंजेक्शन मैनिटॉल जो है उसके बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी और कोई भी पेशेंट में इसे कैसे यूज़ करते हैं, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या है, ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा। दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए और ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।